ओके बच्चों, तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की तक, ठीक है, वहां तक हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ था। पहले लेट्स क्विकली रिकैप व्हाट वी स्टडीड। वी स्टडीड दैट मैटर इज डिवाइडेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, और प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स का हम लोगों ने जब डिवीजन देखा तो उसके बाद उसमें यह था कि जो कंपाउंड्स हैं और जो एलिमेंट्स हैं वो प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं और मिक्सचर सेपरेट होता है, जिसको हम लोग होमोजेनस और हेटेरोजेनस में क्लासिफाई करते हैं। कंपाउंड्स को हम लोगों ने देखा था कि भाई मॉलिक्यूल्स उनके बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। एलिमेंट्स को हमने देखा था कि उनके एटम्स या मॉलिक्यूल दोनों हो सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे मोनोएटॉमिक डायटॉमिक क्या होता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट था दैट वाज अबाउट द यूनिट्स, की जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है उसको कैसे स्टडी करना है। तो उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास यूनिट्स थे और वो यूनिट्स को सिस्टम्स में डिवाइड किया गया। हमने वी हैड स्पोकन अबाउट द सीजीएस सिस्टम एंड द एमकेएस सिस्टम, एंड लास्ट थिंग दैट वी डिड वेयर वी स्टॉप्ड वाज द इंटरनेशनल सिस्टम और दैट वी कॉल एज द एसआई सिस्टम दैट हैज डिफाइंड फॉर अस 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज। यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, करेक्ट? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है किसी बच्चे को तो प्लीज पूछ लो। यहाँ तक सबको क्लियर है? हमने कितनी 7 बेस क्वांटिटीज या 7 बेस यूनिट्स को फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज किया था। इन्हें फंडामेंटल क्यों कहते हैं, यह सवाल आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि किसी चीज को हम लोग फंडामेंटल क्यों कहते हैं। फंडामेंटल का मतलब अदर क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम देम। तो दो टाइप की होती है, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। जो सबसे बेसिक होती है, जिसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, उसको आप फंडामेंटल कहते हो। अब याद रखना फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है। देयर इज लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। इसमें से केमिस्ट्री में हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि मोल अगर हम देखें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसकी बात हो रही है। नाउ ऑल्सो बिफोर आई गो हेड विद द केमिस्ट्री पार्ट, एक छोटी सी चीज आपके लिए मैं मेंशन जरूर कर दूं कि फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है बच्चों, उसमें यू स्टडी समथिंग कॉल्ड एज डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस। पढ़ा है आप लोगों ने, जहां पर आप एल, एम और टी, एल, एम और टी की बात करते हो, है ना? लेंथ, मास और टाइम, ये जो पहले 3 है ना, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कोई पूछेगा कितनी है तो आप क्या बोलोगे? 7 है, करेक्ट है? फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, पर जो डायमेंशंस में यूज होंगी वो पहली 3 है। कौन सी? लेंथ, मास और टाइम, ठीक है ना? जब आप किसी चीज को लेंथ, मास और टाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो तो आप उसको एलएमटी, उसी को डायमेंशंस कहते हो, ठीक है? तो ये भी यहां पर मेंशन कर देना छोटा सा, भाई ये डायमेंशंस में काम आता है। ओके, हर एक की क्वांटिटी का सिंबल है, हर एक क्वांटिटी का सिंबल है। जैसे कि लेंथ के लिए एल है, मास के लिए एम है, टाइम के लिए टी, करंट के लिए कैपिटल आई, नॉट स्मॉल आई, ध्यान से देखना, कैपिटल और स्मॉल का फर्क समझो प्लीज। टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी, क्योंकि टाइम इज स्मॉल टी, टेम्परेचर इज कैपिटल टी, प्लीज डू नॉट मेस दिस अप। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्मॉल एन ऑब्वियसली, एंड लुमिनस इंटेंसिटी इज IV। एंड ये वाला एक बहुत ही पॉपुलर एमसीक्यू क्वेश्चन है क्योंकि ये अलग है। लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? कैंडेला। आपके पूरे सिलेबस में आप कहीं भी इसको यूज नहीं करने वाले हो एज सच। फिजिक्स में शायद ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत यूज होगा, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं। आपका मेन फोकस होना चाहिए इन तीनों पे, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। एंड यू विल रियलाइज मीटर, किलोग्राम और सेकेंड लिखने से ये MKS का ही एक फॉर्म है। बोलो हाँ कि ना? टेक्निकली ये मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये MKS यानी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड से ही हमने SI सिस्टम भी डिराइव किया है। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? यस। तो मीटर के लिए M, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड। पब्लिक कंफ्यूज कहां होती है मैं आपको बताता हूं। पब्लिक कंफ्यूज यहां होती है, सर मास का सिंबल M, लेंथ का यूनिट का सिंबल M। आप नोटिस कर रहे होगे बच्चों,
इसमें कंफ्यूज प्लीज मत होना, इसलिए क्लियर कर देता हूं पहले ही, ध्यान से देखना। मास का जो क्वांटिटी है उसका सिंबल है m, ठीक है। आप ये सारे सिंबल याद नहीं रखोगे तो दैट इज फाइन, परफेक्टली फाइन। प्लीज रिमेंबर ओनली द यूनिट्स। आप सिर्फ यूनिट्स भी याद रखेंगे तो भी बहुत है बच्चों। आपको फोकस करना है इन तीनों यूनिट्स को याद रखने पे, ना कि क्वांटिटी का सिंबल याद करने पे, ठीक है। तो लेंथ इज मीटर, मास इज किलोग्राम, टाइम इज सेकेंड, आप ऐसे याद रखना, ठीक है। क्योंकि आप मास और लेंथ के लिए मीटर एम और एम ऐसे याद रखने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना। केल्विन के अलावा टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन के अलावा यानी अदर देन द केल्विन, व्हाट अदर यूनिट्स डू यू हैव फॉर टेम्परेचर? डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। यस, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक छोटा सा नोट लिखेंगे जरा यहां पे, फॉर टेम्परेचर the SI unit is Kelvin. The SI unit is Kelvin. Other units are degree Celsius and degree Fahrenheit. पूरा नाम लिख दूं, नहीं तो आप लोग को स्पेलिंग में गड़बड़ कर सकते हो। डिग्री सेल्सियस, ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिग्री, ठीक है। आर डिग्री सेल्सियस, दैट इज सी, एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। स्पेलिंग बरोबर लिखना, डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज डिग्री एफ। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अभी अदर यूनिट्स में डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो तो आप बोलोगे सर हमको पता ही था, इसमें नया क्या बताया आपने? कन्वर्जन्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर के यूनिट के कन्वर्जन्स जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह आपको यूज आने वाले, फिजिक्स बोलो, केमिस्ट्री बोलो, कहीं पे भी आपको बहुत यूज आने वाले बच्चों, याद रखना, ठीक है। कन्वर्जन्स की अगर हम बात करें तो प्लीज ध्यान देना कि टेम्परेचर के अलग अलग यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करना है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ओके बच्चों, देखो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, समझे? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। द प्रिसाइज वैल्यू इज 273.15, बट आप 273 लिखो, मोर देन इनफ। इसका मतलब क्या कि सेल्सियस में जो 0 पे आता है वैल्यू, वही केल्विन स्केल में 273 पे आता है। ये गया सबके दिमाग में, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको पूछूं कि आइस का मतलब वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री सेल्सियस। या केल्विन में पूछूं तो क्या बोलोगे? 273 केल्विन। इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि 0 केल्विन क्या होगा? यस, इट विल बी -273 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना बच्चों, इट इज 0 केल्विन। अच्छा, 0 डिग्री केल्विन नहीं लिखते हम लोग जनरली। केल्विन के लिए हम लोग डिग्री ये वर्ड जनरली यूज नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली केल्विन लिख देते हैं, वो अंडरस्टूड है, ठीक है ना। तो डिग्री केल्विन मत लिखना, डिग्री सेल्सियस के लिए होता है या फ़ारेनहाइट के लिए होता है। केल्विन के लिए हम लोग डिग्री केल्विन जनरली नहीं लिखते, हम लोग केल्विन लिख देते हैं। एक चीज और नोट करना, ये जो 0 केल्विन आपको दिख रहा है, ओके नहीं लिखा है, 0 केल्विन लिखा है, देखो जरा, ठीक है, नहीं तो वो उसमें भी गड़बड़ करोगे, ठीक है। ये क्या है? 0 केल्विन है, ठीक है बच्चों।
दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं इसको? व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो? यानी कि इससे लोअर टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एटलीस्ट हमारी नॉलेज में, ह्यूमंस की नॉलेज में, अर्थ पे अभी हम लोग कहीं पे भी कुछ भी स्टडी कर रहे हैं तो इससे नीचे टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो कोई आपको पूछेगा कि लोअर मोस्ट लिमिट क्या है टेम्परेचर स्केल की, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? आप बोलेंगे 0 केल्विन, जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। देखो आप एक लॉजिकली एक बात सोच के देखो, बचपन से आप लोग को डिग्री सेल्सियस में सब कुछ पढ़ाया गया है और दो चीजें तो आपने रटी हुई है, आइस मेल्ट्स एट आइस फ्रीजेस, वाटर फ्रीजेस एट 0, आइस फॉर्म्स एट 0 एंड वेपर एट 100, बॉइलिंग पॉइंट 100, मेल्टिंग पॉइंट 0, बरोबर ना? या फ्रीजिंग पॉइंट जो भी है ना, तो आपने डिग्री सेल्सियस में पढ़ा था। पर आपने साथ साथ ये भी नोटिस किया या कई बार आपने देखा होगा कि कोई जगह का टेम्परेचर बता रहे हैं, जैसे इफ यू गो टू अलास्का एंड कनाडा एंड अंटार्कटिका एंड ऑल दोस प्लेसेस, तो -20 -30 है ना। अपने इधर सियाचिन में इसका आता है ना, कुणाल कामरा का, सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं, सियाचिन में है ना -23 डिग्री में लोग रह रहे हैं वगैरह। सो ये जो नेगेटिव टेम्परेचर है ये किस लिमिट तक जाएगा? कभी ये भी क्यूरियोसिटी आती होगी, -30 -40 -100 कहां तक जाएगा? ये कुछ तो लिमिट होनी चाहिए ना। तो वो लिमिट जब डिफाइन की गई तो वो लिमिट पता चली कितनी है? -273 है, और उसी को बोला गया एब्सोल्यूट जीरो। कि मतलब नेगेटिव में टेम्परेचर स्केल कहां तक जाता है? सेल्सियस में -273 तक, और वहां से हम लोग केल्विन की शुरुआत करते हैं। बात क्लियर हुई? पॉजिटिव में कितना भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1000 डिग्री सेल्सियस है तो वो 1273 केल्विन हो गया, है कि नहीं? So to convert degree Celsius into Kelvin, the simplest method is to just add 273। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। So समझना, नोट करना, समझना। क्या समझ में आया? Therefore आपको ये समझा, to convert degree Celsius to Kelvin, just add 273। क्लियर हो गया? जस्ट ऐड 273। ये तो यहां तक क्लियर सबको, बरोबर है? तो इसको ऐसे अलग से ये करके रख देते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते, तो ये तो केल्विन और सेल्सियस का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। हम लोग यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस, यूएस वाले, मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, यूएस वाले कुछ अलग ही सिस्टम, वो लोग डिग्री फ़ारेनहाइट यूज करते हैं, है ना। तो जैसे आपके घर में, जैसे आप जब आप आपके फ़ोन में मौसम के अपडेट आते हैं, है ना, वेदर का एक ऐप होता है आपके घर, तो आपको वो सुबह सुबह मैसेज करता है टुडे पार्टली क्लाउडी, टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि अच्छा यार बाहर बहुत गर्मी है, बाहर 35 डिग्री सेल्सियस हो रखा है। या ठंडी के सीजन में आपको मैसेज करेगा कि भाई टुडे टेम्परेचर इज 21, तो बोलेगा चलो अच्छा है, एसी का बिल बच गया, है ना। अपन जो नॉर्मली डेली यूज में यूनिट यूज करते हैं टेम्परेचर का, अपन यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस। पर जब आप थर्मोमीटर से अपना फीवर मेजर करते हो तो कितना आता है आपका फीवर? 100, 101, 102 बुखार होता है ना लोगों को, तो वो डिग्री सेल्सियस में पॉसिबल है क्या? 101 डिग्री सेल्सियस होगा तो तुम्हारे शरीर में जो पानी वो उबल जाएगा ना भाई। तो मर के खत्म हो चुका है इंसान 100 डिग्री सेल्सियस में, तो है कि नहीं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है बच्चों को कि सर ऐसे तो वेदर का टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में लिखते हैं, क्योंकि अगेन हम लोग जो टेम्परेचर स्केल ह्यूमन बॉडी के लिए फॉलो कर रहे हैं वो बेसिकली यूएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फॉलो होता है हर जगह, ठीक है। अमेरिकन ऑब्वियसली दे हैव देयर ओन सिस्टम एंड दैट सिस्टम इज जनरली फॉलोड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रा समझ लो आप,
ठीक है, जरा ये समझो हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। एग्जांपल ले लो, समझो मेरे पास 1 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका जो कन्वर्जन होगा वो होगा 9/5 प्लस 32। क्या होगा कन्वर्जन बताओ? 9/5 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। थोड़ा अजीब है ना, 9/5 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। दिस इज फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। इसको ऐसे करो, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। फॉर एनी वैल्यू इसको आप अप्लाई कैसे करोगे? फ़ारेनहाइट स्केल पे वैल्यू, फ़ारेनहाइट स्केल पे जो वैल्यू चाहिए दैट विल बी 9/5 इंटू सेल्सियस स्केल पे जो भी वैल्यू है प्लस 32। समझे बात को? फ़ारेनहाइट स्केल पे जो आपको वैल्यू चाहिए दैट विल बी 9/5 इंटू सेल्सियस स्केल पे जो भी वैल्यू है प्लस 32। फ़ारेनहाइट का अगर फ़ारेनहाइट में मेरे को चाहिए, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो क्या करेंगे? जो भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करो और उसमें क्या करो? 32 ऐड करो। क्लियर बात समझ में आई? समझना जरा, काम आएगा ये बहुत। लेट्स से फॉर एग्जांपल, वो आपको बोलता है कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। सिंपल सा उसने आपको दिया, 30 डिग्री सेल्सियस दिया और बोला उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। तो अब क्या करोगे? 9/5 इंटू 30, समझा? सेल्सियस स्केल में जो वैल्यू दी है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई किया। सबके भेजे में गया? बोलो हाँ कि ना। सेल्सियस स्केल में जो वैल्यू दी है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 32 किया, ये आपका आंसर है। खत्म। क्या होगा? देखो 5 6 30 होता है, 9 6 54 प्लस 32, 54 प्लस 32 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अनदर एग्जांपल, लेट्स से ह्यूमन, ये बायो वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो वाले ध्यान से सुनना, ये मतलब इन जनरल भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बायो वालों के लिए नहीं। एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आपको फ़ारेनहाइट में करना है तो आप कैसे करोगे? देखो 9/5 इंटू 37 प्लस 32। समझ गए बच्चों? है ना? तो कितना आएगा बताओ? अब आप बोलोगे सर 37 तो जाता नहीं है 5 से, है कि नहीं? तो कैंसिल करके देखो 7.4 ना, 9 7 63, 9 4 36, कितना हुआ? 66.6 प्लस 32 कितना हुआ बताओ? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आई बात? तो हमारा जो थर्मोमीटर है वो किस पे बेस्ड है? फ़ारेनहाइट पे बेस्ड है। तो 98.6 आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। जब आप इससे थोड़ा बढ़ गया 100 101 102 तो आपको बुखार हो। सबके दिमाग में ये गया? तो ऐसे अपन डिफाइन करते हैं ना कि अच्छा इसको 101 है, तो अभी कोई पूछेगा तो आपके दिमाग में रहेगा ना कि ये 101 102, खास करके अभी कोविड का टाइम चल रहा है, सबको पता है, सबके घर पे वो थर्मोमीटर गन रखी हुई है ना? तो उसमें अगर 30s के रेंज में आपका आ रहा है 37 38 36.5 37.5 ये रेंज में है, तो आप किस में, कौन से यूनिट में मेजर कर रहे हो? डिग्री सेल्सियस में कर रहे हो। और अगर 99 100 101 102 ये रेंज में आ रहा है तो आप किस में मेजर कर रहे हो? फ़ारेनहाइट में कर रहे हो। ठीक है, ये क्लियर पता होना चाहिए। तो टेम्परेचर का हमारा स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन है। अगर हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो वी नीड टू डिफाइन इट इन केल्विन ओनली।
और स्पेसिफाई किया है तो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट होता रखिए। चलो अभी एक एक जो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी हमने बात की उनके बारे में थोड़े से डिटेल्स देख लेते हैं। अगेन ये पार्ट एक्चुअली फिजिक्स में ज़्यादा काम आता है, बट बेसिक नॉलेज आपको हर साइंस में, खास करके केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में चाहिए, ठीक है ना। इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। पहला है मास एंड वेट। मास इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। It is the measure of the quantity of matter a body contains. This is the definition बच्चों, मार्क करके रखेंगे डेफिनेशन। हर बार नहीं बोलने वाला हूँ, छोटे बच्चों की तरह आपको चीजें बता रहा हूँ, पता है आपको, हर एक को हर चीज मार्क करनी है। बेवकूफों जैसी पढ़ाई नहीं करनी है ओवर कॉन्फिडेंस में कि सर ने कुछ लिखा, हमने स्क्रीन पे देखा और हमको आ गया, वो नहीं करना है, ठीक है ना। वेट क्या है? वेट इज मास इनटू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। वेट और मास में फर्क क्या है? वेट इज द एक्चुअल मैटर प्रेजेंट, और सॉरी, मास इज द एक्चुअल मैटर प्रेजेंट एंड वेट इज द अमाउंट ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द सब्सटेंस। बरोबर है? समझ में आ रहा है ये? अच्छा, एक चीज इसके बारे में जरा इंटरेस्टिंग चीज नोट करना, ठीक है, ये आपको अगेन फिजिक्स में ज्यादा काम आएगा, नोट कर लेना जरा, मेंटल नोट। ध्यान से सुनो। मून हैज 1/6 ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। पता है आपको ये? जिनको नहीं पता तो आज पता चल गया। मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से कितनी है? 1/6 है। तो अगर मैं अर्थ पे 60 kg का हूं तो मैं मून पे कितना होऊंगा? 10 kg। kg इज वेट। अर्थ पे, अर्थ जब मैंने प्लैनेट को बीच में डाल दिया तो मैं ग्रेविटेशन डाल रहा हूं ना बेटा। हाँ, फिजिक्स के हिसाब से अपन न्यूटन यूज करते हैं, तो अपन ऐसा करें, मास और वेट, ठीक है, समझो ऐसा कर लेते। मेरा मास अगर 60 kg है, मेरा मास अगर 60 kg है अर्थ पे, तो मेरा वेट भी 60 kg है, ठीक है, मास और वेट मेरा, तो सॉरी, वेट मेरा है 60 इंटू 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और यही मून पे अगर है तो मास अगर 60 kg है तो 9.8 का 1/6, जो भी वैल्यू थी उसका 1/6, है ना। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आप जब किसी प्लैनेट पे मेजर कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो आपका मास और वेट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। ये चीज आपको केमिस्ट्री में इससे कोई लेना देना नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, फिजिक्स में आता है ये, पर आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए बच्चों, मास और वेट में। तो मास इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर और वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। तो मास इज मोर फंडामेंटल देन वेट, ये तो क्लियर हो गया। तो एक्चुअल जो क्वांटिटी वो मास है, वेट नहीं है ना। दूसरा है आपका लेंथ, दूसरा है लेंथ। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या है हमारा? मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या है हमारा? मीटर है। पर लेंथ के लिए हम लोग हर जगह मीटर यूज करेंगे ऐसा कंपलसरी नहीं है। वी कैन यूज अदर यूनिट्स सच एज नैनोमीटर, पिकोमीटर एंड इवन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं? दीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर। ध्यान से सुनो, all the units of length are expressed in
terms of meter. Let's try and understand what that statement means. Huh? Try and understand this. लेंथ के लिए स्टैंडर्ड यूनिट इज 1 मीटर. नोट करना, मैंने मीटर को ऐसे बीचों बीच लिखा है, ऊपर और नीचे बहुत कुछ लिखने वाला हूं. अभी मीटर से कम और मीटर से ज्यादा, ऐसा आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो. लेट्स टेक एग्जांपल. 1 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 पिकोमीटर, 1 फेम्टोमीटर. बहुत सारे बच्चों को ये इतने सारे यूनिट्स देखकर कंफ्यूजन होता है शुरू में, खास करके जब आप पहली बार अभी केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको कंफ्यूजन होता है ये देख के कि यार ये इतने सारे यूनिट्स क्या है, क्या ये अलग यूनिट्स है? नहीं भाई, ये पहली बात तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है, कौन सा? मीटर, उसी के वेरियस फ्रैक्शंस है. उसी के वेरियस क्या है? ये फ्रैक्शंस है. पहले ये समझो. इसका मतलब क्या कि सपोज मैंने 1 मीटर की एक लाइन बनाई. समझो क्या बोला मैंने? 1 मीटर की एक लाइन बनाई. ये लाइन का लेंथ आप मान लो क्या है? 1 मीटर है. ठीक है बच्चों? और इसको मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? समझो मैंने ऐसे 10 पार्ट्स में इसको, 10 अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया. ईच पार्ट I will call as डेसीमीटर. समझा क्या बोला मैंने? 1 मीटर की लाइन ली और उसको 10 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो एक हिस्सा है, एक पार्ट है, उसको मैं क्या बोलूंगा? डेसीमीटर. डेसी का मतलब ही वही है ना. डेसी का मतलब डेका, 10, 1/10 किया. मीटर को मैंने क्या किया? 1/10. क्लियर हुआ? यस, ओके. तो 1/10 किया. अब समझो जरा, ये जो डेसीमीटर है इसको भी फर्दर और 10 पार्ट में डिवाइड किया, ऐसा छोटा छोटा. अब जो एक हिस्सा बना, कोई भी एक हिस्सा बना, इसको मैं क्या बोलूंगा? 1 सेंटीमीटर. तो ये मीटर का 1/10 का भी 1/10 हो गया, तो 1/100 हो गया. मीटर का 1/10 और उसका भी 1/10, यानी 1/100 हो गया. तो ऐसे करते करते आप मीटर को जितना छोटा करते जाओगे उतना आपके ये अलग अलग वैल्यूज बनते जाएंगे. तो ये क्या कोई नए यूनिट्स है? नहीं, ये सिर्फ मीटर के ही छोटे छोटे फ्रैक्शंस हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग वेरी बेसिक that I know that a lot of students don't understand and they feel bad about asking कि सर ये कैसे पूछूं, ये तो बहुत बेसिक है. कोई जरूरत नहीं है संकोच करने की. डोंट हेजिटेट. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज आस्क. ओके, आई होप ये क्लियर हुआ सबको कि ये टर्म्स का मतलब क्या है. कोई आपको पूछेगा कि डेसीमीटर, मिलीमीटर, ये सब क्या है, तो आप क्या बोलोगे? दीज आर फ्रैक्शंस ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट. इज दैट अंडरस्टूड? बोलो हाँ कि ना. तो जब मैं फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूं, बच्चों, तो कुछ फ्रैक्शंस स्टैंडर्ड यूनिट से बड़े होंगे और कुछ फ्रैक्शंस स्टैंडर्ड यूनिट से छोटे होंगे. अब जरा ये समझते हैं. स्टैंडर्ड यूनिट क्या बोला था? तो बोलोगे सर मीटर. अच्छा, METRE मीटर, हाँ, नॉट METER मीटर. तुम क्या रिक्शा टैक्सी का मीटर नहीं लिख रहे हो? ये बहुत बेसिक चीज है बट बतानी पड़ती है. तो ध्यान से देखना जरा कि मीटर से छोटा और मीटर से बड़ा क्या फंडा. जरा मीटर से बड़ी वैल्यू अगर मैं देखूं तो आपको एक ही
याद करनी है, सिर्फ एक, एंड दैट इज किलोमीटर। कितना होता है? 1000 मीटर। किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर। ठीक है, सबको समझाइए। ओके, देन मीटर के नीचे आते हैं। यू हैव डेसीमीटर, उससे नीचे यू हैव मिलीमीटर, उससे नीचे यू हैव डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रो भी आता है, पहले नैनो आता है, एंगस्ट्रॉम आता है, और लास्ट में पिकोमीटर आता है। तो हर एक का मतलब जरा समझ लेते हैं। 1 dm दैट इज डेसीमीटर इज 10⁻⁻1 मीटर, मतलब मीटर का 1/10 हिस्सा। देन यू हैव 1 cm दैट इज 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर। समझ में आ रही बात? देन यू हैव 1 mm, ये तो आपके स्केल पे भी होता है ना, जो आप मेजर करते हो, फुट रूलर, जो रूलर आपके पास है, उस पे 10⁻³ मीटर। देन यू हैव 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर समझते हो, स्कूल में सबने पढ़ा होगा, माइक्रोस्कोप में माइक्रोमीटर दिखता है। माइक्रोमीटर नाम की जो साइज की चीजें होती है वो माइक्रोस्कोप में दिखती है, दैट इज 10⁻⁶। 1 nm दैट इज नैनोमीटर, 10⁻⁹, and 1 picometer is 10⁻12। पिकोमीटर बहुत छोटा होगा ना, एक मीटर को 1 फॉलोड बाय 12 जीरोस, उतने नंबर से डिवाइड करोगे तो एक पिकोमीटर बनता है। बहुत छोटा, बहुत छोटा, मतलब कि आप एटम की लेंथ, एटम की जो रेडियस है वो भी मेजर कर सकते हो पिकोमीटर में, उतना छोटा होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? सो अब आपको मैं बोलूं कि उल्टा करके देखो जो सेंटीमीटर का रिलेशन है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? 100 cm इज इक्वल टू 1 मीटर। बोलो हाँ कि ना, है कि नहीं? 1000 mm इज इक्वल टू 1 मीटर। क्यों? ये 10⁻³ को मैं +3 करूंगा ना, ये 10⁻² को मैं +2 करूंगा ना, इस तरह से आपको देखना है। सो whenever you are doing conversions, this is the tricky part that you need to understand. Trust me, आप कितने भी अच्छी पढ़ाई कर लो, आपके कॉन्सेप्ट कितने भी क्लियर हो, भले आप जेई की बात करो, नीट की बात करो, सीईटी की बात करो, कोई भी एग्जाम की बात करो या बोर्ड्स की बात करो, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दिस इज वेयर दे गो रॉन्ग। मिलीमीटर की जगह मीटर लिख के आ गए गलती से, 10⁻³ की जगह -5 लिख दिया। वहां पर बहुत सारे बच्चों का जो सिली मिस्टेक आप बोलते हो वो यहां से शुरू होती है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा वर्क करना है स्टार्टिंग से ही कि कन्वर्जन आपके सही हो, गलत नहीं जाने चाहिए कन्वर्जन। आई होप ये बात सबको क्लियर है। तो ये हमारा लेंथ का जो फंडा है, आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है नैनोमीटर इज 10⁻⁹, पिकोमीटर इज 10⁻12। ऐसे एग्जांपल दिए हुए। व्हाट आर दे? दे आर फ्रैक्शंस ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम। शुड आई कंसिडर वॉल्यूम एज फंडामेंटल क्वांटिटी? व्हाट डू यू थिंक? कैन आई यूज वॉल्यूम एज फंडामेंटल क्वांटिटी? नेवर। एग्जैक्टली, वॉल्यूम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेंथ। चेक करो वॉल्यूम को आप कैसे लिखते हो। तो अभी आप लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ही नहीं समझा। मतलब देखो, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है?
मीटर क्यूब होता है, बोलो हाँ कि ना। तो ये तो लेंथ का क्यूब करके निकाला ना बच्चों, तो ये फंडामेंटल कैसे हुआ? बात समझ में आई सबको? अगर वॉल्यूम को लेंथ का क्यूब करके निकाला है तो वो तो किसी चीज से डिराइव किया ना, लेंथ को यूज करके वॉल्यूम को डिराइव किया। कॉमन सेंस, ये सुनो। तो इसीलिए वॉल्यूम फंडामेंटल नहीं है, प्लीज समझना इस बात को। अभी वॉल्यूम के बारे में जरा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें बताओ। मैं आप लोगों को बहुत बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बहुत बेसिक चीजें, बट ये क्लियर है ना तो सब आसान हो जाएगा आगे। तो बहुत शांति से, प्यार से, अच्छे से हर चीज समझना, कोई घाई नहीं, हर एक चीज को समझेंगे डिटेल में, एकदम बच्चे बच्चे से ऐसा सीखेंगे अपन। अच्छा, किलोमीटर को 10⁻³ बोल दूं, 1000 को 10⁻³ बोल सकता हूं? अंडरस्टूड है ना ये तो। और एक चीज नोट कर लेना यार, वो भी बहुत बच्चे पूछते हैं लेंथ में, एक चीज नोट कर लेना नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। किलोमीटर और माइल, हम लोग माइल, हमारा कुछ लेना देना है माइल से? हम लोग तो किलोमीटर ही यूज करेंगे ना, स्टैंडर्ड तो वही है ना पूरी दुनिया में। माइल्स कौन यूज करता है? यूएस वाले करते हैं। 1.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 माइल। ये अगर नहीं पता था तो पता होना चाहिए। 1.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 माइल, ठीक है ना। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको ये इजीली याद रहेगा। जो फास्ट बॉलर होते हैं उनकी स्पीड गन में मेजरमेंट वो लोग माइल्स पर आवर में करते हैं ना। नाइट जैसे फास्ट आपका कोई बम, जैसे बुमराह है फॉर एग्जाम्पल, जसप्रीत बुमराह है, वो 90 माइल्स पर आवर बॉलिंग करता है, तो वो आपको तुरंत कन्वर्जन करने आना चाहिए। अच्छा, 90 माइल्स मतलब 144 किलोमीटर पर आवर पे वो बॉलिंग कर रहा है। 160 पे करेगा तो वो 100 माइल्स हो गया, है ना। पाकिस्तान का फास्ट बॉलर था शोएब अख्तर, वो डालता था 100 माइल्स पर आवर पे बॉलिंग, ठीक है। तो ये कन्वर्जन भी बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम लोग जरा वॉल्यूम की बात कर लेते हैं जरा। तो वॉल्यूम में आपको क्या क्या पता होना चाहिए बच्चों? देखो, हर एक चीज सीखो क्या क्या है। पहली बात तो वॉल्यूम को डिफाइन कैसा करने का, बोलो वॉल्यूम कैसा डिफाइन करते हो? यस, वॉल्यूम इज बेसिकली नथिंग बट अमाउंट ऑफ स्पेस। तो ठीक है, अमाउंट ऑफ स्पेस क्या, आगे एक वर्ड बेसिक है ना, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। बट मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हो, ये सवाल है। मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हो तो जरा देखते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वॉल्यूम। लेट्स टेक एग्जांपल। आपको मैंने एक स्फीयर दिया, स्फीयर, और बोला उसका वॉल्यूम निकालो, तो क्या करोगे? फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। मैंने आपको एक क्यूब बना के दिया, क्यूब, समझो मैंने क्यूब बना के दिया ऐसा, और बोला कि इसका वॉल्यूम निकालो। समझो एक क्यूब बना के दिया, 3D मस्त आपको दिख रहा है ना क्यूब। इसका मैंने बोला वॉल्यूम निकालो, कैसे निकालोगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और क्यूब में तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम ही होता है, एल क्यूब। कहने का मतलब कि मैथमेटिकली आपके पास क्या है, मैथमेटिकली आपके पास हर एक शेप का, जो फिक्स शेप्स हैं, हर एक ज्योमेट्रिकल शेप का एक फॉर्मूला है जो आपको ऑलरेडी आता है। आप उसमें क्या करोगे, सिर्फ वैल्यूज पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। बरोबर बोल रहा हूं बच्चों? जैसे कि आपने स्कूल में सीखा कि स्फीयर का मेरे को निकालना है, तो आप बोलोगे 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे मुझे क्यूब का निकालना है तो मैं बोलूंगा लेंथ क्यूब, है ना, साइड क्यूब।
ऐसे अलग अलग शेप्स के लिए आपके पास अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं वॉल्यूम निकालने के लिए। समझ में आई बात? तो मैथमेटिकली तो हमारे पास फॉर्मूला है, डिफाइन करने के लिए हम उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, ये भी ठीक है। पर यूनिट्स का क्या? सवाल क्या है? सवाल है यूनिट्स। यूनिट्स इज द क्वेश्चन। अभी तक स्कूल में आपको एक क्यूब वो बोलते थे, अच्छा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 10 मीटर समझो, तो आप मेजरमेंट करके फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट आंसर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द फॉर्मूला, फाइंड द वॉल्यूम, फॉर्मूला में डाला, ठीक है। हाउ डिड यू डिराइव द यूनिट बॉस? हाउ डिड यू डिराइव द यूनिट? तो यहां पर रेडियस को आप सेंटीमीटर में लिखते हो तो वॉल्यूम सीएम क्यूब में आ जाएगा। समझ में आई आपको बात? अगर मैं आपको रेडियस सेंटीमीटर में दूंगा तो फाइनल वॉल्यूम किस में आएगी? सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। बोलो हाँ कि ना? यहां पर अगर मैं आपको लेंथ मीटर में दूंगा तो फाइनल वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगी। जो भी वैल्यू दी हुई है यूनिट ऑलरेडी लेंथ की, उसी के बेसिस पे वॉल्यूम का यूनिट आएगा। क्या ये बात आपके भेजे में गई? बहुत बेसिक और बहुत सिंपल बात बोली मैंने। द यूनिट दैट इज गिवन टू यू फॉर द लेंथ, उसी को क्यूब करो, आंसर आ गया वॉल्यूम का यूनिट। ये ठीक है। बट हाउ डू यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम? नाउ दैट इज द क्वेश्चन। कैलकुलेशन ठीक है, आ गया। डेफिनेशन ठीक है, आ गया। हाउ डू यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम? जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। When I say 1 liter is equal to 1 decimeter cube, क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। What did I say? 1 liter is equal to 1 decimeter the whole cube. इसको समझना कैसे है? इसको समझना कैसे? मेरे पास एक बॉटल है, इसमें पूरा 1 लीटर पानी आता है। इस बॉटल में पूरा 1 लीटर पानी आता है। हाउ डू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू यू? आई विल मेक अ क्यूब, जिसकी साइड की लेंथ 1 डेसीमीटर होगी। क्या बोला मैंने? A cube जिसकी साइड की लेंथ कितनी होगी बच्चों? कितनी होगी? 1 डेसीमीटर। तो कैन आई से दिस विल ऑल्सो बी 1 डेसीमीटर, लेंथ विल ऑल्सो बी 1 डेसीमीटर, हाइट विल ऑल्सो बी 1 डेसीमीटर। हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ सब 1 डेसीमीटर होगा, बरोबर है? तो ये 1 डेसीमीटर का क्यूब है। समझा मैंने क्या बोला? ये जो ड्रॉ किया आपके सामने, ये 1 डेसीमीटर का क्यूब है बच्चों। 1 लीटर पानी लूंगा तो पूरा का पूरा क्यूब फिल हो जाएगा। दैट इज व्हाट इट मीन्स। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आई कैन फिल 1 लीटर ऑफ वाटर इनटू अ क्यूब जिसका साइड का लेंथ कितना है? 1 डेसीमीटर। दिस इज व्हाट दैट सेंटेंस मीन्स। डिड यू गेट द ट्रांसलेशन? समझ में आया सबको? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैंने आपको इंग्लिश में समझाया। 1 लीटर इज 1 डीएम क्यूब मीन्स 1 डीएम मतलब समझते हो सबके सब गधों? डेसीमीटर मतलब मीटर का 1/10 हिस्सा। 1 मीटर इतना लंबा होता है, उसका 1/10 इतना छोटा आपका डेसीमीटर होगा। इतना बड़ा क्यूब लिया मैंने, ऐसा एक क्यूब लिया जिसका
लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब कितना है 1 डेसीमीटर है, और उसको खोल के उसके अंदर पानी भरा तो कितना पानी आएगा उसके अंदर एग्जैक्टली 1 लीटर पानी आएगा। दैट इज व्हाट इट मीन्स। क्या ये बात सबके दिमाग में गई? सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, नॉट जस्ट बाय फॉर्मूला, you need to understand what it means or how it is converted. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो फॉर्मूला से आता है, आप सबको मालूम, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये सब सुन के समझ के क्या फायदा हुआ? आप बोलोगे सर इतना सब क्यों पकाया आपने? ये सब से आपको ये सीखना था कि 1 लीटर इज 1 DM क्यूब। क्या बोला मैंने? 1 लीटर is equal to 1 DM क्यूब। क्योंकि अभी तक बचपन से आप लोग वॉल्यूम का सिर्फ एक ही यूनिट यूज करते हुए आए हो, दैट इज लीटर। यस और नो? पर अब आप लोग DM क्यूब ये यूनिट यूज करेंगे बच्चों। इज दैट अंडरस्टूड? कंफ्यूजन कहां से शुरू होता है बच्चों को? क्योंकि यहां पर टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब होगा। ऐसा यूनिट जो है वॉल्यूम का वो कितना होगा? वो होगा मीटर क्यूब। पर क्या वो प्रैक्टिकल है हमारे लिए? थोड़ा इमेजिन करो ना, एक मीटर इतना बड़ा होता है ना, बहुत, मतलब मेरा आर्म स्पैन होगा 1 मीटर, शायद उससे ज्यादा। 1 मीटर का बड़ा सा ऐसा क्यूब लिया आपने, तो उसमें बहुत सारा पानी आएगा ना, है कि नहीं? उसकी वॉल्यूम तो कितनी, आप बैठ सकते हो, मतलब एक फुल ग्रोन ह्यूमन बीइंग 1 मीटर क्यूब के बक्से में बैठ सकता है, तो भी जगह बचेगी, इतना उसका वॉल्यूम होता है। पर हम लोग जो केमिस्ट्री की बात करते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो आप क्या प्रैक्टिकली लीटर प्रेफर करोगे, मिलीलीटर प्रेफर करोगे, कि हंड्रेड्स ऑफ लीटर्स प्रेफर करोगे? प्रैक्टिकली सोचो, फिर से सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, एक होता है स्टैंडर्ड यूनिट, वो बोलने की बात है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर क्यूब है। क्या वो प्रैक्टिकली यूजेबल है? पहले ये बताना, हाँ कि ना? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो प्रैक्टिकली क्या यूजेबल है? अब ये सोचते हैं, हमारे पास टेस्ट ट्यूब होती है, हमारे पास बीकर होता है, उसमें 10 ml, 20 ml, 50 ml, मतलब हमारे लिए प्रैक्टिकली यूजेबल कौन सा यूनिट है बॉस? मिलीलीटर है। ये समझ में, मैं आपको क्यों ये इतना घुस घुस के समझा रहा हूं, क्योंकि आप लोग बहुत सारी चीजें सुनते हो और कंफ्यूज हो जाते हो। तो सिंपल पहले कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट भले ही मीटर क्यूब हो, पर वो हम लोग प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे। हम यूज क्या करेंगे? हम यूज करेंगे 1 लीटर इज 1 DM क्यूब, पहली बात, ये क्लियर? एंड 1 ml इज 1 CM क्यूब। हम एक्चुअली प्रैक्टिकली कौन सा यूज करने वाले हैं बताना? हम यूज करेंगे 1 ml लिक्विड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा देखना आपको प्रैक्टिकली कितना मजा आएगा समझने में। आप सब ने, खास करके जो बॉयज हु आर देयर ना ऑनलाइन, आप लोग बाइक्स या कार्स की बात करते हो, तो आप हमेशा बोलते हो ना, इसका ये 150 सीसी की बाइक है, हायाबुसा 1200 सीसी की बाइक है कि नहीं? अपना फेरारी है, वो 700 सीसी का इंजन है उसमें। मतलब अलग अलग कार्स की, बाइक्स की आप बात करते हो, या जरूरी नहीं कि लड़के ही करें, लड़कियां भी कर सकती कार्स और बाइक की बात, ऐसा नहीं है। बट आप जो सीसी हमेशा बोलते हो ना, सीसी, वो क्या होता है? सीसी आज समझ में आएगा। वो सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। प्रैक्टिकली समझो, बहुत मजा आएगा। अच्छा, सबने एड देखी है, वो पल्सर की एड आती है टीवी पे, वो बोलता है 200 सीसी की बाइक है, पल्सर, बजाज पल्सर की एड आती है, सबने देखी है ना बच्चों? उसका मतलब क्या हुआ? 200 सीसी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि वो क्यूबिक सेंटीमीटर में इंजन में कितना पेट्रोल जा रहा है, वो उसकी कैपेसिटी बता रहा है। वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल कितना यूज हो रहा है उसकी बात कर रहा है। सोचो, समझो, दिमाग को प्रैक्टिकली अप्लाई कहां हो रहा है, दिमाग लगाओ।
क्लियर हुआ सबको? शायद ये पहली बार सुन रहे होगे, आज नहीं पता होगा। सीसी जो होता है बाइक या कार के इंजन में, वो बेसिकली क्यूबिक सेंटीमीटर की बात है, ठीक है, कि भाई वो कितना पेट्रोल कितना फ्यूल उसमें एक बार में जाएगा, तो फ्यूल की वॉल्यूम बता रहा है ना वो तो अपने को। तो आपको अच्छा समझेगा कि अच्छा स्प्लेंडर जो है वो 100 सीसी की बाइक है, या काइनेटिक या एक्टिवा जो आप चलाते हो वो 100 सीसी है, तो वो कम पावर होता है उसमें। लेकिन जिसमें 200 सीसी, ज्यादा पेट्रोल जा रहा है, ज्यादा फ्यूल जा रहा है, तो ज्यादा स्पीड में जाएगी। तो हायाबुसा 1300 सीसी की बाइक है, तो एक बार रेस देने पे बहुत फास्ट जाती है। क्यों? अब ये समझ में आएगा कि अच्छा उतना ज्यादा पेट्रोल जलता है, उतना ज्यादा फ्यूल, उतना वॉल्यूम ऑफ फ्यूल जाता है इंजन के अंदर। तो इससे ये भी लॉजिक समझ में आता है कि जो बाइक का सीसी बहुत हाई रहेगा, पावर हाई रहेगा, उसका माइलेज बहुत ही खराब होगा, क्योंकि वो ज्यादा पेट्रोल यूज करेगी। लॉजिकल है ना बात? तो वॉल्यूम से हमें कितना कुछ प्रैक्टिकली समझने को मिलता है, समझो। तो सीएम क्यूब यानी कि सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग सीसी इस वर्ड से जानते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत काम आने वाली हैं, तो याद रखो। आगे कोई सिखाएगा नहीं है, आगे मैं सीधा बोलूंगा सीएम क्यूब, डीएम क्यूब, सीसी। तो आई विल एक्सपेक्ट यू टू नो कि मैं क्या बात कर। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? तो मैं आपको बोलूं आधा लीटर अगर पानी है तो उसका मतलब आप बोलोगे 500 ml है, यानी कि 500 सीसी है। क्लियर हो गई है ना? सो 1 लीटर इज 1 डीएम क्यूब विच इज 1000 ml विच इज 1000 सीएम क्यूब। ये आपको यहां पर क्लैरिटी आ गई। देन यू हैव डेंसिटी, ये तो बहुत सिंपल है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अगेन एसआई यूनिट्स क्या होंगे? केजी पर मीटर क्यूब। पर सीजीएस यूनिट्स क्या होंगे? ग्राम पर सीसी। बचपन से आपको सिखाया गया है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? 1 ग्राम पर सीसी। सिखाया गया है ना बचपन से। At school all of you have learnt this, that the density of water is density of water is 1 ग्राम पर सीसी। इसका मतलब क्या कि 1 ml पानी 1 ग्राम पानी के बराबर है। सोचो, सही बोल रहा हूं? 1 ग्राम पर सीसी, 1 सीसी में 1 ग्राम, 1 ml में 1 ग्राम, ठीक है। सो देयरफॉर पानी के लिए 1 लीटर इज द सेम एज 1 केजी। बात अग्री कर रहे हो? बोलो हाँ कि ना। पानी के लिए 1 लीटर और 1 किलो एक बराबर है, यस और नो? है कि नहीं? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सुनना। फिजिक्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, केमिस्ट्री में भी आ सकता है बेसिक्स में। 1 किलो कापूस है और 1 किलो लोखंड है, आयरन एंड कॉटन। दोनों का वजन कितना है यूनिट्स में? 1 केजी। फील कौन सा ज्यादा होगा? तुमको वजन उठाने में फील कौन सा ज्यादा होगा? आयन। आयन आपको ज्यादा फील होगा, क्यों? दोनों पे ग्रेविटी अलग अलग काम कर रही है क्या? सेम ही होगा ना, दोनों पे सेम ग्रेविटी काम कर रही है। तो आपको मैं 1 किलो कॉटन दूं और 1 किलो आयरन दूं, तो आपको उठाने में दोनों 1 किलो जैसा लगेगा। बट अगर मटेरियल के अंदर घुस के चेक करूं, कॉटन के और आयरन के अंदर घुस के चेक करूं, तो ज्यादा डेंस कौन सा है? ऑब्वियसली आयरन। सीधी बात है यार।
तो डेंस का मतलब क्या हुआ? सेम वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल जहां पैक किए जाए उसको डेंस बोलेंगे। समझा बात? सेम वॉल्यूम में मतलब सेम अमाउंट ऑफ स्पेस में ज्यादा पार्टिकल जिधर पैक किए होंगे ना उसको डेंस बोलेंगे। समझ में आई बात? जैसे हमारी पॉपुलेशन भी 100 करोड़ है, चाइना की भी 100 करोड़ है, बट ज्यादा डेंस कौन है, हम की चाइना? इंडिया की चाइना? डेंस कौन है? डेंसिटी किसकी ज्यादा है? चाइना के पास बहुत बड़ा एरिया है और उसमें 100 करोड़ लोग रहते हैं, हमारे पास बहुत छोटा एरिया है और उसमें 100 करोड़ लोग रहते हैं, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा? इंडिया की। ये लॉजिक है। सेम जगह में ज्यादा पार्टिकल, ज्यादा लोग। समझे? ऐसा फंडा है, उसको बोलते हैं डेंसिटी। अगेन तो डेंसिटी बचपन से रटते तो आ रहे हैं सब लोग। हाँ, डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। अरे कोई बोले समझा दो तो डेंसिटी समझा नहीं पाते। तो समझना क्या है कि सर एक गिवन स्पेस में ज्यादा पार्टिकल जहां पैक्ड होते हैं ना उसको डेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? है ना? तो अब वही है क्योंकि चाइना का एरिया हमसे ज्यादा, हमसे ऑलमोस्ट डबल है, पता है ना? पता है आप लोगों को? चाइना पूरे दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। चाइना थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है ना? इंडिया का जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है पता है आप लोगों को कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। चाइना का अराउंड 90 लैक्स है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, है ना? 3 गुना है। तो भले पॉपुलेशन हम दोनों की सेम है पर उनके पास उतनी जगह है लोगों को रखने के लिए, तो उनको पॉपुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया को है। ये समझो आप, क्योंकि हमारी डेंसिटी ज्यादा है, हमारे पास जगह कम है ना उतने लोगों को रखने के लिए, है कि नहीं? रशिया तो उससे भी बड़ा है। फंडा ये है कि डेंसिटी की जब आप बात कर रहे हो तो आपको ऐसा समझना है। अब डेंसिटी में वाटर का रिलेशन आपको समझ में आ गया कि वाटर एक स्टैंडर्ड मटेरियल माना जाता है जिससे आप कंपेयर करते हो दूसरी चीजों की डेंसिटी को। ये भी क्लियर हुआ बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वाटर के कंपेयर, क्योंकि वाटर को स्टैंडर्ड माना गया ना, वाटर इज 1 यूनिट, 1 ग्राम इज 1, मतलब वाटर में 1 लीटर और 1 किलो एक बराबर। वाटर में क्या है? 1 लीटर और 1 किलो क्या है? सेम हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 है। क्या ये बात समझ में आई? सपोज मैं आपको ऐसा बोलता, एक एग्जांपल ले लो, सपोज मैं आपको ऐसा बोलता कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड किया, एक एग्जांपल लेना, ध्यान से सुनना। मैं आपको बोलूं सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी 4.2 ग्राम पर सीसी है। क्या है? 4.2 ग्राम पर सीसी सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी। ठीक है ना? इसका क्या मतलब हुआ कि 1 ml में 4.2 ग्राम हुआ? बोलो हाँ कि ना? इसका मतलब कि 1 लीटर में ये 4200 ग्राम हो गया ना, यानी 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड 4.2 kg के बराबर है। तो तुमको 1 लीटर पानी दिया और 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड दिया, तो कौन सा भारी लगेगा? सल्फ्यूरिक एसिड भारी लगेगा। अब गया दिमाग में कि डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? बोलो हाँ कि ना? यस। तो 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड आपको 4.2 किलो के बराबर लगेगा उसका वजन। ये फंडा। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी आपके पास 13.6, द मोस्ट डेंस, सबसे डेंसिटी हाई किसकी है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी पता है आपको, लिक्विड मेटल। 13.6 ग्राम पर सीसी, यानी 1 लीटर मर्क्यूरी दूंगा ना तुमको हाथ में उठाने के लिए, तो तुमको लगेगा तुमने 13.6 किलो वजन उठाया हुआ है। ये इंपॉर्टेंस है डेंसिटी का। तुम पानी 1 लीटर उठाओगे तो तुमको 1 लीटर 1 किलो जैसा ही लगेगा, लेकिन बाकी कोई मटेरियल जिसकी डेंसिटी 1 से ज्यादा है वो तुमको हैवी लगेगा। ये तुमको समझना है। क्या ये बात सबके दिमाग में गई? है ना?
तो आई नो ये आप लोगों को बचपन से डेंसिटी पता है, पर आई होप यू आर गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दिस इज अप्लाइड एंड हाउ इट इज प्रैक्टिकल। चलो, तो हम लोग ग्राम पर सीसी, ज्यादा करके हम लोग ग्राम पर सीसी यूज करेंगे अगेन बिकॉज इट इज अ मोर प्रैक्टिकल यूनिट। टेम्परेचर के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। टेम्परेचर क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज टेम्परेचर विद हीट। टेम्परेचर इज अ यूनिट, हीट इज अ क्वांटिटी। फिर से समझना, टेम्परेचर इज अ यूनिट, हीट इज अ क्वांटिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देयर आर 3 स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर, पता ही है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। नोट करना, डिग्री केल्विन नहीं, केल्विन। छोटी छोटी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट। फ़ारेनहाइट का स्केल 32 से चालू होता है, 212 तक जाता है। ठीक है, रिलेशन डिग्री फ़ारेनहाइट इज 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, कुछ नया नहीं है, सारा कुछ बता चुका हूं डिटेल में। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। कन्वर्जन भी करके दिखा हमने। केल्विन को कैसे कन्वर्ट करना है भाई? तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। टू बी वेरी श्योर, वेरी प्रिसाइज अगर आपको करना है तो आप 0.15 तक करोगे, नहीं तो 273 इज इनफ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने बात की। अब जरा कुछ और कन्वर्जन्स की जरा बात करते हैं कि कैसे होने वाला है। ध्यान से देखो, कुछ और कन्वर्जन्स की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेना कि भाई लेंथ की बात हो रही है, you have volume, okay, and you have mass. पहले तीनों के स्टैंडर्ड यूनिट्स हम लोगों को क्लियर पता होने चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है तीनों के? लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है बच्चों? मीटर। मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? केजी। और वॉल्यूम का है मीटर क्यूब। वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, प्लीज माइंड यू, अंडरस्टैंड दैट। वो लेंथ से ही डिराइव होती है। क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि आगे हम लोगों को कन्वर्जन में बहुत काम आने वाले ये वैल्यूज सब। एग्जांपल्स के साथ करेंगे कुछ सॉल्विंग। लेंथ में अगर मैं बोलूं 1 पिकोमीटर, तो आप बोलोगे 10⁻⁻12 मीटर, करेक्ट है? तो सेम वे मास में क्या होगा? 1 पिकोग्राम इज 10⁻12 किलोग्राम। इज दैट अंडरस्टूड? है ना? वॉल्यूम में मत करो, पिकोमीटर से वॉल्यूम उतना, पिकोमीटर तक जाता नहीं वॉल्यूम, उतना छोटा। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूं 1 mm, 1 मिलीमीटर, दैट इज 10⁻³ मीटर। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या? मैं ऐसा भी लिख सकता था 1/1000 मीटर। इज दैट अंडरस्टूड? यस और 1000 को मैं 10⁻³ लिखूंगा, और वो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बनेगा। ये बहुत बेसिक चीज है, और ट्रस्ट मी, आप में से बहुत लोग इसमें गड़बड़ करते हो, आई नो दैट। अभी आपको शायद बहुत इजी लग रहा होगा। 1000, 1/1000 लिखा है, इसमें 1 फॉलोड बाय 3 जीरोस है, इसका मतलब ये 10⁻³ है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻³ बनेगा। बहुत ध्यान से सुनना। तो 1 mm इज 1000th पार्ट ऑफ अ मीटर, यानी कि 10⁻³ मीटर। एंड नाउ दिस बिकम्स इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखना। 1 mm³ इज 10⁻⁻ कितना? 10⁻⁹ मीटर क्यूब। कितने लोगों को ये नहीं समझा? तो ध्यान से देखना। क्या करना है आपको? सिर्फ ये जो वैल्यू थी उसको द होल क्यूब कर देना है।
सॉरी केजी के अंदर लिख रहा मैंने गलती से, वॉल्यूम में लिखना था मुझे। 1 mm क्यूब इज 10⁻³ मीटर द होल क्यूब, और 10⁻³ का क्यूब क्या होगा, 10⁻৯ होगा। क्या ये बात समझी? कितने लोग को ये नहीं आया? मैथ्स में देखो वो बोलता है 10⁻⁴ इज इक्वल टू 10⁻x इंटू वाई, x इंटू वाई, जो भी दो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आ रही सबको? ठीक है। व्हाट अबाउट दिस नेक्स्ट वन, 1 cm 10⁻² मीटर, यानी सेंटीमीटर इज 1/100th ऑफ अ मीटर। ठीक उसी तरह 1 cm³ इज इक्वल टू 10⁻² मीटर द होल क्यूब, यानी कि 10⁻⁶ मीटर क्यूब। दिस 1 cm इज 1 ml ऑल्सो, बोलो हाँ कि ना, अभी प्रूव किया था थोड़ी देर पहले। 1 cc इज नथिंग बट 1 ml। तो इसको आपको कितने फॉर्म्स में वो लिखने को बोल सकता है एग्जाम में? वो आपको बोल सकता है इसको लीटर में लिख के लाओ, तो कितना लिखेंगे आप? 1 ml को 0.001 लीटर लिखेंगे, बोलो हाँ कि ना। आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, देखो जरा, आप 1 cc भी लिख सकते हो, आप 1 ml भी लिख सकते हो, या फिर लीटर में लिखने को बोलेगा तो 0.001 यानी 1000th पार्ट ऑफ अ लीटर भी लिख सकते हो। प्लीज समझो, दिस इज वेयर स्टूडेंट स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशंस। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, आपको इंटर कन्वर्जन्स अच्छे से आनी चाहिए। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? तो इसको मैं ऐसे लिखूं, 10⁻³ लीटर इज 10⁻⁶ मीटर क्यूब। यस, है ना? और लीटर को मैं डेसीमीटर में भी लिख सकता हूं, बोलो हाँ कि ना। ऐसे भी तो प्रूव हो सकता था, लीटर की जगह मैं डेसीमीटर भी लिख सकता हूं। अभी ज्यादा नहीं लिखूंगा, आपको कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो कन्वर्जन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। cm³ dm³ कब यूज करना है? cm³ इज ml, लीटर इज dm³, तो सिंप्लीफाइड वर्जन इज सेंटीमीटर का क्यूब इज मिलीलीटर और डेसीमीटर का क्यूब इज लीटर। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? बोलो हाँ कि। मिलीग्राम लिखना है अगर, तो 10⁻³ क्या आएगा? 10⁻³ ग्राम आएगा, है ना? अब यहां पर ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 ग्राम is 10⁻³ kg. 1 gram is 10⁻³ kg, and 1 milligram is 10⁻³ ग्राम। 1 किलो, उसको 1000 टाइम्स डिवाइड करो, 1 ग्राम, उस 1 ग्राम को 1000 टाइम्स डिवाइड करो मिलीग्राम। क्या ये बात समझ में आई? करेक्ट। पिकोग्राम will be 10⁻12 ग्राम, not kg, sorry, my bad, it will be ग्राम। अगेन यहां पर अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि भले ही ऐसा यूनिट केजी है, लेकिन सारे कन्वर्जन्स ग्राम के हिसाब से लिखे जाते हैं। देखो, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइक्रोग्राम आपको कोई पूछेगा तो बोलोगे 10⁻⁶ ग्राम, है ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट फंडा बन जाता है बच्चों, ध्यान से सुनो कि आपको जब लेंथ, मास और वॉल्यूम, ये खास करके ये 3 ऐसी चीजें हैं
जो थ्रू आउट आपके दो साल आपके 11 12 एंटायरली आपके एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी आप जेई सीईटी नीट कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हो, ये कन्वर्जन आपको बार बार आने वाले हैं एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कन्वर्जन, ऑफ हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन। खास करके लेंथ की बात करो, खास करके लेंथ। अच्छा, जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मैं आपको एनसीईआरटी में से भी करवाऊंगा, टेंशन नहीं है। जो जेई और नीट की प्रिपरेशन करे एनसीईआरटी में से कर रहे हैं, उसमें आपको 10⁻24 से लेके 10⁻⁻24 तक दिया हुआ है। योटो और योक्टा, ठीक है, वो भी वैल्यूज दी हुई है। वेरी फ्रैंकली इफ यू आस्क मी, आज तक की हिस्ट्री में कभी जेई में या नीट में कभी योक्टो और योक्टा का कैलकुलेशन आया नहीं है। द मैक्सिमम दैट यू विल गेट इज पिकोमीटर 10⁻⁻12 एंड वेरी रेयर केसेस यू विल गेट फेम्टोमीटर 10⁻15, उससे ऊपर नहीं आने वाला है। तो फालतू में बैठ के उसको रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, योटो योक्टा होता है द एक्सट्रीम्स। सबसे बड़ा नंबर योटो होता है, सबसे छोटा नंबर योक्टा होता है, वो ठीक है, पर वो आपको यूज आने वाला नहीं है। आप पिकोमीटर तक कर लो, बहुत है आपके लिए। 10⁻12 तक याद कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। आई होप ये क्लियर है सबको, खास करके एज आई सेड फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो यहां तक हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पे आज के लिए यहाँ पे खत्म।